मैं डॉक्टर अरुंधति शर्मा सीएम दुबे महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय पर सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज हमारा अध्ययन का जो विषय है एमए द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, भारतीय राजनीतिक चिंतन। उसमें है इकाई 4 यूनिट 4 इकाई 4 में है जयप्रकाश नारायण के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार। उन पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो उनके विचारों पर प्रकाश डालने के पहले उनका जीवन परिचय से हमें अवगत होना होगा। उनका जन्म जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सीता दियारा गांव में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। और 1911 में उनका जन्म हुआ था। और पटना में उनका जो पालन शिक्षा दीक्षा है वो पटना में, बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना में हुआ था। 1921 में वो महात्मा गांधी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि उनको देश से प्रेम था। और 1922 में प्रभा देवी से उनका विवाह हुआ था। और विवाह के पश्चात वो अपने अध्यापन के लिए अमेरिका में कैलिफोर्निया चले गए थे। वहाँ पर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने वहाँ जूतों में पॉलिश भी किए, क्योंकि आर्थिक तंगी बहुत थी। जूतों में पॉलिश भी किए और वहाँ के शौचालय भी उनको साफ करने पड़े। बाद में वो जब देश में आए तो महात्मा गांधी के आंदोलन से पुनः जुड़ गए, और इस संदर्भ में उनको जेल भी जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो शामिल हुए, उसमें भी उनको जेल जाना पड़ा। बाद में उनको जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनको स्वास्थ्यगत परेशानी आ रही थी। उनको जेल से रिहा कर दिया गया और आगे चलकर उन्होंने देश सेवा की सोची। और सन 1952 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़ गए, क्योंकि वो देश के नागरिकों के लिए, गरीब जनता के लिए, श्रमिकों के लिए और अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ करने की ठान ली थी उन्होंने। तो इस प्रकार से बाद में उनको 26 जून 1975 में, जब इमरजेंसी वर्तमान तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उनको इमरजेंसी के तहत बंदी बनाया। वहाँ उनका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ। बाद में उनको स्वास्थ्यगत कारणों से रिहा कर तो दिया गया, पर 1979 में अचानक मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध रह गया। और इस प्रकार उनकी मृत्यु हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो आगे हम उनके जो सामाजिक एवं राजनीतिक विचार थे, जो अपने देश की गरीब जनता या शोषित जनता के लिए उत्थान के लिए करना चाहते थे, उसके बारे में हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है जयप्रकाश नारायण एवं समाजवाद। तो वास्तव में महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को ही समाजवादी मानते थे, क्योंकि समाजवाद की स्थापना भारत में उन्होंने ही की थी। एक संगठन का निर्माण किया था, संगठन की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक समाजवाद क्यों में उन्होंने कहा भी है कि वास्तव में समाजवाद का अर्थ ये है कि समाज के व्यक्तियों का विकास इस प्रकार से विकास होना चाहिए कि समाजवाद वास्तव में एक व्यक्तिगत आचरण न होकर एक सामाजिक संगठन है। अतः इस प्रकार से विकास होना चाहिए
कि सभी व्यक्तियों का उनके व्यक्तित्व का पुनर्गठन होना चाहिए और इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी जो आर्थिक असमानता थी समाज में, उसे लेकर उनके मन में बहुत गहरा असंतोष था। वो देख रहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे देश के लोग शोषित थे, दलित थे, अभावग्रस्त थे, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। अत्यंत दीनहीन अवस्था में जो हमारे देश के लोग रह रहे थे, तो वास्तव में वो उनका विकास करना चाहते थे और वे कहते थे कि हमारे देश में समाजवाद तभी आएगा कि जब वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक उत्थान होगा। प्रत्येक नागरिक का आर्थिक उत्थान होगा और जो कि कुछ लोगों के हाथ में देश की पूंजी जो सिमट के रह गई है, उसको पूरे समाज के लिए प्रदान करना चाहिए। ऐसी नीति बनाना चाहिए जिसमें कि हर तबके के लोगों के पास आर्थिक विकास की धारा जाना चाहिए। हर हर व्यक्ति को इस आर्थिक उत्थान का फ़ायदा मिलना चाहिए और इस प्रकार वो बहुसंख्यक समाज के लिए जो दलित थी, शोषित थी, जो अधिकांश जनसंख्या हमारे देश के जो गाँव में निवास करती थी, वास्तव में उसके उत्थान की बात करते थे और आर्थिक प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक उत्थान की असली समाजवाद है, ऐसा वो कहते थे। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण और समाजवाद एक दूसरे के प्रतीक थे। दूसरा जो बिंदु है जयप्रकाश नारायण एवं राष्ट्रवाद। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे कि देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार थे। वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे और वास्तव में उनका कहना था कि जो धर्मनिरपेक्ष वास्तव में वो धर्मनिरपेक्ष को सही मायने में धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते थे। कुछ लोग तो उस ये भी कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण धर्मनिरपेक्ष के विरोधी थे। तो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष के विरोधी नहीं थे। वास्तव में ये मानते थे कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष तभी होगा जब धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों को सही सही मायने में लागू किया जाए। और वास्तव में क्या था कि वो शोषण विहीन राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें न कोई शोषक होगा, जिसमें न कोई शोषित होगा। और इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें उन्होंने अपने चिंतन को व्यक्त किया और उनके चिंतन में हर शब्द में, हर वाक्य में देश प्रेम झलकता है। तो तीसरा बिंदु है जयप्रकाश नारायण एवं लोकतांत्रिक समाज। तो जयप्रकाश नारायण जी का लोकतांत्रिक समाज में अटूट विश्वास था। तो लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, पर लोकतांत्रिक समाज का ये अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास देश में जो प्राप्त सुविधाएं हैं वो उनकी मिलनी चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो उनका ये कहना था कि वर्तमान समय में जो नौकरशाही के हाथ में शासन का पूरा तंत्र है, शासन की सारी शक्तियां हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे द्वार खोल देने चाहिए ताकि जनता अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे। जनता प्रत्येक जनता इस देश से प्यार कर सके। प्रत्येक नियम उनके लिए बने, उनको ये लगना चाहिए कि प्रत्येक कानून, प्रत्येक नियम बनाए जा रहे हैं वो हमारे लिए है। और इस प्रकार से उनमें एक खुशहाल मानसिकता होनी चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो वो जो ब्रिटेन के अनुरूप, ब्रिटेन की व्यवस्था के अनुरूप हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया था, तो उसके भी वो खिलाफ थे। और इस प्रकार
वो जनता की भागीदारी को अहम मानते थे। उनका ये कहना नहीं उनका कहना था कि केवल राजनीति शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक के पास अपने विकास के रास्ते होने चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार में आगे जो बिंदु का अध्ययन हमें करना है वह है साध्य एवं साधन। तो वास्तव में देश में साध्य और साधन पर समाज के लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। वो मानते थे समाज के लोग यानी व्यक्ति यानी नागरिक ही साध्य हैं, और देश में सारे साधनों पर इन्हीं व्यक्तियों और नागरिकों का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि उनका जीवन सरल हो सके, सुखी हो सके। आगे की जो बिंदु है, आगे का जो पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण तथा आधुनिक लोकतंत्र। तो जयप्रकाश नारायण ये कहते थे कि हमारे देश में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। वास्तव में जनता को वो संपूर्ण शक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जनता का शासन, जनता के लिए व्यवस्था, जनता के लिए नियम। वास्तव में ये आधुनिक लोकतंत्र की जो व्याख्या थी, उसको वो साकार करना चाहते थे, और जनता के सारे अधिकारों को वह सुरक्षित देखना चाहते थे। और इस प्रकार से उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र की बात कही थी। और उनका ये कहना था कि समाजवाद समाज में समाजवाद तभी लाई जा सकती है कि जब उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। जो सामाजिक व्यवस्था है वर्तमान में, जो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। वास्तव में वो पूंजीवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि पूंजीवाद को पूरी तरह से नष्ट करके समाजवाद की स्थापना किया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक उसके विकास की दिशा तक पहुंचा जा सके। उसके बाद जो है आगे जो बिंदु है कि जयप्रकाश नारायण एवं लोक शक्ति। वास्तव में चाहे वो लोकतांत्रिक समाज की बात कहते थे जयप्रकाश नारायण जी, चाहे वो आधुनिक लोकतंत्र की बात कहते थे, उनका कहना था कि लोक शक्ति ही असली ताकत होती है। लोक शक्ति यानी नागरिकों की शक्ति, नागरिकों का जो हक है। तो उनका ये कहना था कि जो हमारे समाज में व्याप्त है नर और नारी, महिला और पुरुष में जो असमानता है, सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, और भी बहुत सारी जो असमानताएं हैं जातिगत चीज़ों को लेकर, या बौद्धिक बातों को लेकर, या जो हर प्रकार की जो असमानता हमारे देश में नर और नारी के बीच में देखने को मिलती है, वो सब नहीं होना चाहिए। नर और नारी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उनको समान काम में समान पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। बौद्धिक दृष्टिकोण से भी या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नर और नारी का सम्मान होना चाहिए, उनके समान अधिकार होना चाहिए। वास्तव में लोगों की शक्ति, नागरिकों की शक्ति ही लोक शक्ति है, और जिसके माध्यम से असली समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट में जो बिंदु या पॉइंट हमें पढ़ना है, जिसका अध्ययन हमें करना है, वह है जयप्रकाश नारायण जी एवं समग्र क्रांति की धारणा। तो वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी का समग्र क्रांति की धारणा क्या है? उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के करना ही समाजवाद की धारणा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। और उनका कहना था कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन करके और सारी बुराइयों को दूर करके एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए, जिसमें कि एक नए सिरे से शासन हो, नए सिरे से व्यवस्था हो, ताकि समाज के लोगों का पुनर्विकास हो सके। और वे बिहार में जब एक बार आंदोलन कर रहे थे, तो उस आंदोलन में उन्होंने भाषण दिया था कि मैं मैं ये मानता हूँ कि
ये क्रांति हमको लाना है, समाज में पूरी तरह से व्यवस्था में परिवर्तन करके क्रांति लाना है, तो क्रांति अवश्य आएगी। तो उनका ये कहने का मतलब नहीं, उन्होंने कहा भी कि जो हमारी मूलभूत व्यवस्था है, जो हमारे देश की मूलभूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मूलभूत जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, उसको हानि पहुँचाए बिना संपूर्ण समाज में क्रांति लाना है, और यह क्रांति शांति के साथ ही लाना है, ऐसा उनका कहना था। इन बिंदुओं के आधार पर हम जयप्रकाश नारायण जी के सामाजिक और राजनीतिक विचार और उनके व्यक्तित्व का एक मूल्यांकन ऐसे कर सकते हैं कि वास्तव में जयप्रकाश नारायण एक बहुत उदात्त विचारधारा के व्यक्ति थे। वे पहले वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। अमेरिका में अध्ययन करने के लिए गए तो वामपंथियों के संपर्क में आए, तो वामपंथ के विचारधारा के समर्थक थे। जब देश अध्ययन पश्चात करने के बाद जब वो देश वापस आए, तो फिर वो महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, और गांधीवादी विचारधारा के संपर्क में आए, तो उनका समाजवाद का प्रारूप था, क्या रूप था, वो गांधीवादी समाजवाद के रूप में आगे बढ़ा। आगे चलकर वो विनोबा भावे के संपर्क में आए, सर्वोदय आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया और देश की सेवा की। और इस प्रकार से वो उन्होंने भारत में समाजवाद की एक क्रांति की घोषणा की, जो प्रत्यक्ष रूप में भी आज भी हमको देखने को मिलता है। समग्र क्रांति के रूप में वास्तव में जनता को लोकतंत्र का एक सहभागी बना देना चाहते थे। जनता का प्रत्यक्ष उसमें भाग लेने की जो व्यवस्था थी वो देखना चाहते थे, और वो आर्थिक तत्व को समाजवाद से देखना चाहते थे। उनका कहना था कि जब तक भारत के, हमारे देश के एक-एक नागरिक का आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी, आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी, तब तक उनका समाजवाद अधूरा है। और वास्तव में समाजवाद तभी आ सकती है जब कि आर्थिक उन्नति प्रत्येक नागरिक की हो, ऐसा उनका कहना था। तो वास्तव में वो समाजवाद के बहुत बड़े प्रणेता थे। वो पूरे देश को एक समाजवादी सूत्र में बाँधना चाहते थे, जिसमें कि प्रत्येक जनता में समानता हो, प्रत्येक जनता के जीवन में आर्थिक विकास हो, प्रत्येक जनता समृद्ध हो, प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर हो, ना कि नौकरशाही के चंगुल में हो। और इस प्रकार से वो ये भी चाहते थे कि जनता राज्य के ऊपर निर्भर है, वास्तव में सभी जनता या सभी नागरिक अ, खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्भर हो। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी समाजवादी ढाँचा का वो निर्माण करना चाहते थे। इस प्रकार समाजवादी पंडिता के रूप में हमेशा वो याद किए जाएँगे, क्योंकि समाजवादी दार्शनिक के रूप में हमारे देश के संदर्भ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि जेपी, जयप्रकाश नारायण जी को जेपी के नाम से संबोधित किया जाता है हमारे देश में। तो जेपी वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वास्तव में समाजवाद के वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, और इस प्रकार से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू।